मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश के आसपास बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं का असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत पर भी इन घटनाओं का असर पड़ेगा। आप देखिए, भारत के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं, ऐसा कोई पड़ोसी देश नहीं बचा शायद जहां पर कि कुछ विद्रोह ना हो गया हो, कुछ बगावत ना हो गई हो, सरकार को उखाड़ कर फेंक ना दिया गया हो, तख्ता पलट ना हो गया हो। पाकिस्तान की चाहे हम बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, चाहे हम म्यांमार की बात करें और चाहे हम श्रीलंका की बात करें, हर जगह तकरीबन यही स्थिति है। हम भूटान का सिर्फ उदाहरण इसलिए नहीं ले सकते कि भूटान में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तो राजवंश चल रहा है, वहां तो राजशाही चल रही है और वहां पर शांति है। बाकी नेपाल भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है और नेपाल में जो कुछ भी हुआ है वो इतना भयानक है जो आज तक शायद दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ। मतलब ये जो पूरी कहते हैं ना, उसको कि सब जस्मिन रेवोल्यूशन चल रही थी जो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में, तो एक बार की बात समझ में आती थी कि चलो वहां पर जनता बगावत करी और तमाम जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, वहां से बच करके भाग निकले। चलो शेख हसीना बच करके भाग निकली, समझ में आता है। लेकिन जो हालत की गई है नेपाल के नेताओं की, वो हालत अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि उनका हाल क्या किया गया। मित्रों वीडियो वायरल हो रहा है तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, जहां पर कि ये देखा जा रहा है कि तमाम जो नेता है नेपाल के, वो किस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है, जनता किस तरह उनको दौड़ा दौड़ा करके पीट रही है। नेपाल सरकार में एक मंत्री अर्जुन राणा, उनको तो नेपाल के युवाओं ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, उछल उछल कर सीने पे लात मारी है। वीडियो वायरल हो रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनका भी वही हाल है, उनको घर से निकाल कर पीटा है, उनके घर को जला दिया है, उनकी पत्नी को पीटा है। यहां तक कि नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, जो कि अभी चीन से शी जिनपिंग से पींगे बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि साहब लिक्विड लेक का जो मामला है भारत से चल रहा है, उसमें आप हमारा पक्ष लीजिए, उस सब चीजों को भी मना कर दिया। चीन ने कहा हम नहीं लेंगे। लेकिन वो केपी शर्मा ओली जो 2 दिन पहले चीन गए थे, चीन को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे, वो केपी शर्मा ओली को भी पद से इस्तीफा दे करके अज्ञात स्थान पर भागना पड़ा है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता, सेना उनको लेकर बचाकर लेकर भाग गई, कहाँ गए नहीं पता। राष्ट्रपति जो नेपाल के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनके पूरे राष्ट्रपति आवास को जला दिया गया है। बहुत सुंदर इमारत अब काली काली सी नजर आ रही है, वहां पे धुएं की कालिक नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक यही स्थिति पूरे नेपाल की है। वहां पर कई जो नेपाल की संसद है उसको जला दिया गया है। जो नेपाल के में जो कांग्रेस पार्टी है, वहां का दफ्तर जो है उसको वहां पर जला कर राख कर दिया गया है। जो विदेश मंत्री हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है सड़कों पर। हालत क्या हो नेपाल की। एक वहां पे नेपाल के किसी मंत्री के घर से हमला करके वहां से नोटों का बैग बरामद किया, फिर नोटों को हवा में से उड़ा दिया गया। इस तरह की तमाम घटनाएं जो इस वक्त तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही हैं नेपाल की, वो दुनिया के हर एक करप्ट नेता को बहुत डरा रही हैं, बहुत ज्यादा उनको भयभीत कर रही हैं। इस तरह का हाल, मतलब पीटा गया है बुरी तरीके से नेताओं को। केपी शर्मा ओली तो जान बचाकर भागे हैं अपनी, और ये जो एक पुष्प कमल दहल प्रचंड करके जो बड़े वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके हैं नेपाल के, जिनके नाम भी प्रचंड लगा हुआ है, उनको तक को जनता ने उनके घर में आग लगा दी है, वो भी अपने निकल रही है कहाँ पता नहीं किसी कुछ। तो इस समय नेपाल की स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत नाजुक है और हालात जो है वहां पे बहुत इस समय समझ लीजिए कि चिंताजनक बने हुए। अब ये सब जो सारा कुछ हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको लेकर के तो बहुत सी बातें कही जा रही हैं, किसने कराया, क्या कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कल से ये जो विद्रोह शुरू होता है नेपाल का, तो सबसे पहले ये आग जो भड़कती है, ये इसलिए भड़कती है क्योंकि नेपाल की सरकार ने क्या किया, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट सरकार है, एक प्रो चाइना सरकार है। तो नेपाल की उस प्रो चाइना सरकार ने क्या किया था कि जितने भी अमेरिकन एप्लीकेशंस थे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, उसको सबको उन्होंने जो है मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर सबको उन्होंने नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया था।
सिर्फ चाइना के कुछ ऐप थे टिकटॉक वगैरह जो कि बैन नहीं किए गए थे, बाकी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया वेबसाइट्स को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था, उन्होंने बैन कर दिया था। अब ये सब क्यों किया केपी शर्मा ओली ने? क्या चीन को खुश करने के लिए किया? क्या उन्होंने ये सब कुछ जो किया ये इसलिए किया कि चीन ये चाहता था कि अमेरिका को टैरिफ का जवाब दिया जाए और अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे जो एप्लीकेशंस हैं, वो नेपाल में बंद कराए जाएं, तो इससे दिखाया जाए अमेरिका को। नेपाल के माध्यम से चीन दिखाना चाह रहा था कि देखो साहब, हम क्या चीज़ है, हम कठपुतली सरकार चलाते हैं, नेपाल के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है ऐसा नजर आ रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब कुछ एक झटके में जो पूरा शिराजा एक बनाया हुआ था नेपाल की सरकार ने, वो सारा का सारा जो महल था झूठ का, वो सब बिखर गया। एक भारत विरोधी सरकार थी ये एक चीन प्रो चाइना सरकार थी, और ये सरकार अब पूरी तरह से गिर चुकी है, पूरी तरह से अपदस्थ हो चुकी है। और अब जो नए प्रधानमंत्री मांगे कौन बनने जा रहे हैं, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अब जब ये सब हो रहा था इस बैन के खिलाफ, ये सोशल मीडिया ऐप्स को जो बैन किया गया है, इस बैन के खिलाफ वहां पे सबसे पहले बगावत हुई। हजारों लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, और जब ये सब हो रहा था, लोग उतर रहे थे, इसके बाद केपी शर्मा ओली ने फौरन कैबिनेट की बैठक बुलाई, और कैबिनेट की बैठक बुला करके उन्होंने तुरंत जो है अपने पुराने फैसलों को पलटा। इन सारे जो लगे थे एप्लीकेशन से बैन हटाए, लेकिन इसके बाद भी जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुस्सा इसलिए शांत नहीं हुआ क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या नेपाल के अंदर बेरोजगारी है। नेपाल में इतनी बेरोजगारी है कि 1 करोड़ लोग करीबन नेपाल के ऐसे हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, उनको बाहर रोजगार मिलता है, वो नेपाल के अंदर रहते ही नहीं है। ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, और अगर ऐसी स्थिति में वहां पर सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इससे क्या हुआ कि जो लोग बाहर रह रहे थे उनके साथ संपर्क भी टूट रहा था। एक तो ये भी गुस्सा था, और लेकिन जो बड़ा गुस्सा इस बात पे फूटा कि उनको ये था कि भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की अच्छी चीज़ें नहीं है, और दूसरी तरफ नेताओं के जो बच्चे वो बाहर पढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें वहाँ पर खूब फैलाई गई सोशल मीडिया पर, और उसके बाद वहाँ पर पूरी जम करके खतरनाक बगावत विद्रोह वहाँ पर पूरी फैल गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वहाँ पर सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर के भाग चुके हैं। और आप सोचिए कि 17 सालों के अंदर नेपाल में 15 प्रधानमंत्री बदले, यानी 15 प्रधानमंत्री आए गए, 15 सरकारें वहां बनी। आप इससे समझ लीजिए कि नेपाल की राजनीतिक दुर्दशा क्या हो गई थी। वहां पे कोई स्थिति नहीं बची थी, कोई वहां पे शांति नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में वहां पर जो नेपाल के राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनको एक बार दोबारा से नेपाल का शासक बनाने की मांग भी की जा रही थी, और इसको लेकर के वहां पे बड़ी रैली निकली थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाकायदा वहां पे फोटो तक लहराई गई थी। और ये इसलिए क्योंकि नेपाल के जो राजा हैं वो जाते हैं गोरखनाथ मंदिर पे, और एक नाता है गोरखनाथ पीठ का और नेपाल का, उस वजह से भी। तो क्योंकि वहां पे जो गोरख वंश है, जो नेपाल जो गोरखनाथ का जो मंदिर है, जो गोरख मठ है, जो गोरख पीठ है, उसके जो गोरखनाथ जो सबसे बड़े उसके अधिष्ठाता हैं गोरखनाथ जी महाराज, तो गोरखनाथ ने ही नेपाल के राजा को आशीर्वाद देकर नेपाल की गद्दी दी थी। उसके बाद से ही नेपाल का जो राजवंश है वो आज तक चल रहा है। अब हालांकि ज्ञानेंद्र शाह बचे हैं, मुख्य वंश तो जानते हैं अब खत्म हो गया था, पर ज्ञानेंद्र शाह भी हैं। तो अब क्या हो रहा है वहां पे, काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह, उन बालेंद्र शाह को अब नेपाल का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। और जैसे ही कल ये समर्थन किया था बालेंद्र शाह ने कि हम इस पूरे के पूरे आंदोलन का समर्थन करते हैं, वैसे ही उनको नजरबंद कर दिया गया था केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा, और उसके बाद ये गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। बालेंद्र शाह ने यह कहा था काठमांडू के कि मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस आंदोलन में शामिल होने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र 28 साल से ज्यादा हो चुकी है। ये जो आंदोलन है ये 28 साल 30 साल तक के लोगों के लिए ही है, ये युवाओं का आंदोलन है। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो नेपाल है वो इस वक्त एक ऐसी स्थिति में, अराजक स्थिति में पहुंच चुका है, जहां पर कि उनके जो पूरी एक जो उनकी पूरा की सरकारी व्यवस्था चली आ रही थी, उसको पूरी तरह भंग कर दिया गया। नेपाल की जनता इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ित थी क्योंकि नेपाल में जो विपक्ष था और जो सरकार थी, वो दोनों में बड़ी भारी मिली भगत थी। दोनों मिलजुल के सरकार चला रहे थे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो।
और दोनों के बीच में एक साठगांठ थी और इससे जनता के पास अपनी बात को रखने का कोई मंच नहीं बचा, कोई सेफ्टी वॉल्व नहीं बचा और इसकी वजह से आखिरकार जनता का जो गुस्सा था वो सड़कों पर फूट पड़ा। तो ये तो एक हम समझ सकते हैं कि नेपाल की स्थिति है, पर इसका असर भारत पर भी अवश्य पड़ सकता है। जो लोग मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा नहीं पा रहे, जो राहुल गांधी एंड कंपनी, ममता बनर्जी एंड कंपनी ने, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अब तक नहीं हरा पा रहे हैं, वो विद्रोह करके प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा लेने की जो कोशिश है, जो मंसूबे हमेशा ये बनाते रहे हैं कि भारत में तख्ता पलट हो जाए, उसको लेकर के हमेशा से एक बल मिलेगा। और चूंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भूटान को छोड़ने तो हर जगह बगावत लगभग हो गई, तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर शांत रहने की, शांति बना रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जो बात जनरल विपिन रावत ने कही थी कि हम 2.5 मोर्चे पे युद्ध के लिए तैयार हैं, तो जो 0.5 वाला मोर्चा है ना, वही 0.5 वाला मोर्चा असली मोर्चा है। बाकी मोर्चे जीत लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 वाला मोर्चा असल मोर्चा है। उस मोर्चे पर देश की सरकार को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।